अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इंशाल्लाह साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। ख़ास तौर पे जो प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली ये जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप है ये तकरीबन हर कंट्री में पाई जाती है, लेकिन उसकी नौइयत कुछ चेंज होती है, मतलब कंट्री टू कंट्री। कोरिया की बात करें तो आपका प्रोफेसर ही आपको सेलेक्ट कर रहा होता है और वही आपको स्कॉलरशिप दे रहा होता है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में ये होता है कि प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन दे देता है और बाद में प्रोफेसर भी स्कॉलरशिप दे देता है। वो बहुत कम है, मतलब उसकी रेशो जो है बाकी कंट्रीज़ में बहुत कम है। और उसमें ये है कि आपको बाद में रिकमेंडेशन मिल जाती है और रिकमेंडेशन के बाद फिर आपके पैनल्स इंटरव्यू ले रहे होते हैं, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि आप एप्लीकेबल हैं कि नहीं। लेकिन कोरिया में जो प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप है इसकी कुछ और नौइयत है, इसका तरीका आसान है। फ़िलहाल आज के लिए इसी में कोशिश करूँगा आपको बताऊँ। बाकी बात के साथ साथ मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपको डिटेल में बताऊँगा और साथ में मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँगा, कोरिया में भी और आउटसाइड कोरिया, ऑल ऑफ दी वर्ल्ड, वो भी आपको साथ साथ दोस्तों के ज़रिए आपको बताता रहूँगा। तो प्रोफेसर स्कॉलरशिप जो है इसके सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आपको साथ साथ बताता रहूँगा। इसमें सबसे पहले ये है कि आपको कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने होते हैं, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं कि आपके पास सीवी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। मतलब अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका होप सर्टिफिकेट या जो उस टाइम तक जो रिज़ल्ट है वो आपके पास होना चाहिए और स्कैन फॉर्म में होना चाहिए, सीवी अपडेटेड, और साथ में एक ईमेल बॉडी होनी चाहिए। तो वो मतलब ये जो 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स है ये आपके लिए कंपल्सरी। और इसके साथ साथ अगर आपने आइट्स किया है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आइट्स ना भी किया हो तो वो भी चल जाता है, मतलब इंग्लिश प्रोफिशेंसी आप अटैच कर दें तो वो भी काम चल जाएगा। लेकिन आइट्स जो है वो आपके लिए वीज़े के लिए कंपलसरी है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रोफेसर आपके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, वो कहते हैं कि यार इनके पास तो आइट्स नहीं है, फिर ये भी बाज़ दफ़ा मसला आ जाता है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है, बाज़ दफ़ा स्कॉलरशिप की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो चीज़ें तफसीलन इंशाल्लाह एक एक स्कॉलरशिप को जब डिस्कस करूँगा तब मैं आपको बता दूँगा। डॉक्यूमेंट्स का तो आपको मैंने बता दिया। और इसमें प्रोसीजर ये होता है कि आपने सबसे पहले मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को देखना होता है और उसकी प्रोफाइल्स सर्च करनी होती है, फिर अपने डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट्स को सर्च करना होता है और डिपार्टमेंट्स के बाद आपने अपने रेलिवेंट प्रोफेसर को सर्च करना होता है। जब आपको प्रोफेसर मिल जाता है तो आपने उस प्रोफेसर के रेलिवेंट उन्हें ईमेल करनी होती है। आप अपने रिसर्च एरिया को उनके रिसर्च एरिया के साथ कंपेयर करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करा रहे होते हैं कि आपने ये काम इस फील्ड में काम करना है, और साथ में अपना फ्यूचर अगर आपके पास कोई प्लान है उनकी फील्ड के रेलिवेंट तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपकी पब्लिकेशन है वो भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें तफसीलन आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी ईमेल को डिस्कस नहीं कर सकते इतनी डिटेल में। तो इस तरह आपने ईमेल पहले बनानी है, मतलब हर प्रोफेसर को सर्च आउट करने के बाद, और हर प्रोफेसर के लिए आपने एक मुख्तलिफ ईमेल लिखनी है। मतलब आपने रिसर्च इंटरेस्ट हर एक प्रोफेसर के लिहाज से चेंज करना होगा, हर एक प्रोफेसर के हिसाब से आपने जो है अपना रिसर्च को भी थोड़ा सा बयान करने का अंदाज़ जो होगा वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, या फिर जो सीवी में आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हैं या जो आपने प्रोजेक्ट किए है उसको एक्सप्लेन करने का तरीका वो भी थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसलिए आपने एक एक प्रोफेसर की प्रोफाइल देखनी है, और उस प्रोफाइल को देखने के बाद आपने उस हिसाब से सीवी में चेंजिंग करनी है और ईमेल पैटर्न में चेंजिंग करनी है, और फिर आपने ये काम करना है, हर प्रोफेसर को ईमेल करनी है। तो ईमेल करने का जो है कोई टाइम डिफाइन नहीं है कि आप इसी टाइम पे ईमेल करेंगे और आपको प्रोफेसर रिस्पॉन्स दे देंगे। मेजॉरिटी टाइम ये होता है कि हम सुबह होने से पहले उन्हें ईमेल करते हैं, मतलब अगर कोरिया के 8 बज रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कोरिया के 8 से पहले ईमेल उन्हें भेज दें कि जो ही वो अपने ऑफिस में आए तो वो ईमेल देख लें और आपकी ईमेल को रीड आउट कर लें। तो इसके साथ साथ जब आप ईमेल करते हैं तो बाज़ दफ़ा
एक हफ्ता छोड़ के आपने ईमेल का रिमाइंडर भेजना होता है। उसमें भी कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन आप उन्हें कहते हैं कि सर जी मैंने आपको ईमेल भेजी है, तो मैं आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह आपने हर प्रोफेसर को रिमाइंडर भी भेजना होता है। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रोफेसर है जो आपके ज़्यादा फील्ड रेलेवेंट है, मतलब आपके रिसर्च रेलेवेंट है, तो आप उन्हें एक से ज़्यादा भी रिमाइंडर भिजवा सकते हैं। तो अगर प्रोफेसर आपकी ईमेल चेक कर लेता है और आपको रिस्पॉन्स दे देता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इस लिहाज से कि वो कह देते हैं कि जी ठीक है मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ या आप मुझे रिसर्च प्रपोजल भेजें, तो वो आगे की नौइयात है। तो आपने किस तरह रिसर्च प्रपोजल बनाना है या किस तरह आपने रिसर्च गैप निकालना है, कोशिश करेंगे उस पर भी आप दोस्तों को लेक्चर दिया जाए, मतलब बाकी दोस्तों को एंगेज करने के बाद जब आपको प्रोफेसर रिप्लाई कर देते हैं तो फिर आपने इंटरव्यू वगैरह और उनकी प्रोफाइल को देखकर, मतलब जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया होता है, जैसा कि उनका रिसर्च इंटरेस्ट हो गया, जो जिस तरह उनके रिसेंट जो पब्लिकेशन होते हैं, जिन टॉपिक्स पे चल रहे होते हैं, चीज़ों के हवाले से आपने तैयारी करनी होती है। और जब आपके प्रोफेसर इंटरव्यू लेता है तो मेजरली वो उस चीज़ के बारे में ले रहा होता है, और जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहा होता है मतलब उसके बारे में आपसे वो इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो अगर आपको वो इंटरव्यू आप क्लियर कर जाते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि प्रोफेसर आपको कहता है कि आप अप्लाई करें पोर्टल पे यूनिवर्सिटी की, मतलब जब उनकी डेट्स ओपन हो जाती है तो प्रोफेसर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बना के देता है, रिकमेंडेशन वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं। तो उसके बाद अबाउट 90 या 99% चांसेस यही होते हैं कि आपका स्कॉलरशिप लग जाता है। इसकी 2 से 3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहा होता है वो प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी को पता है कि जो स्कॉलरशिप है वो तो प्रोफेसर ने देनी है, तो इससे हमारा कोई इशू नहीं है। और दूसरा यही प्रोफेसर जो है आपकी रिसर्च करवाता है और आपकी प्रोफाइल बिल्ड कर रहा होता है, तो इसलिए उनको भी कोई इशू नहीं होता। यूनिवर्सिटी को तो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, पब्लिकेशन उन्हें मिल रही होती है, तो वो सारा जो काम है वो प्रोफेसर पे डिपेंड हो रहा होता है। इसलिए मेजॉरिटी टाइम यही होता है कि प्रोफेसर उसको सिलेक्ट कर लेता है, मतलब प्रोफेसर की ही सिलेक्शन उसको ले जाती है कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है। तो जब आपका प्रोफेसर सिलेक्शन भी हो जाता है, उसके बाद फिर आप ये होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वो भेजते हैं और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये एक इजी पैटर्न है आपको प्रोफेसर तक अप्लाई करने का और स्कॉलरशिप हासिल करने का। लेकिन इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। अच्छा जी, प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप के काफ़ी सारे फ़वाइद भी हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा ये है कि इसके स्टेपन बाज़ दफ़ा आपके जो मास्टर लेवल के स्कॉलरशिप है या पीएचडी के लेवल के जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हैं उससे बाज़ दफ़ा स्टेपन आपका ज़्यादा होता है, जबकि आपका जो गवर्नमेंट लेवल है का जो स्कॉलरशिप है, ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप जो है, उसमें आपको जो स्टेपेंड है वो अराउंड 1 मिलियन कोरियन वॉन होता है। तो बाज़ दफ़ा मास्टर में भी आपको प्रोफेसर बेस पे इससे भी ज़्यादा मिल जाता है, और पीएचडी में तो वैसे भी इससे ज़्यादा ही मिलता है। तो इस लिहाज से आपको ये प्रोफेसर स्कॉलरशिप इस लिहाज से बेहतर है। सेकेंडली ये है कि आपको प्रोफेसर बेस पे ग्रांट मिलती है, मतलब जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदा है कि मेरी फील्ड जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो हमारे जो प्रोफेसर हैं कि अगर आप कोई पब्लिकेशन करते हैं तो आपको राउंड अबाउट कम से कम 1 लाख रुपए आपको देते हैं पर पब्लिकेशन। तो अगर आपकी पब्लिकेशन हो जाती है तो बाज़ दफ़ा आपको प्रोफेसर भी स्कॉलरशिप में दे देते हैं। और इसके साथ साथ और जो बाकी फ़वाइद है, लैब डिनर्स, कॉन्फ्रेंसेस, टूर्स, ये सारी चीज़ें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो स्कॉलरशिप का है वो ये है कि आपके पास आपको पता चल जाता है कि आपने होना है कि नहीं। मतलब बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड या बेशक कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें भी आपको ये कंफर्म नहीं होता कि आप हो जाएंगे। लेकिन इस स्कॉलरशिप में ये है कि अगर आपको एक प्रोफेसर ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया तो इसका मतलब आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होगी। तो इसका एक जो शॉर्टकट कह सकते हैं वो ये है कि अगर आपको एक रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिल जाता है तो इसका मतलब आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाती है। और दूसरा जो एक अच्छा वो है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो जाती है। मतलब अगर आपको प्रोफेसर अपनी जेब से तो नहीं फंड से ही दे रहे होते हैं,
لیکن جب وہ فنڈ سے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس حساب سے آپ سے کام بھی لیتے ہیں. مطلب اوور آپ کی جو اسٹرکٹنیس زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ کی ریسرچ پروفائل اچھی بن جاتی ہے. مطلب آپ پیٹنٹس پہ کام کر لیتے ہیں, پبلیکیشنز پہ کام کر لیتے ہیں, کانفرنسز اٹینڈ کر لیتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. پیپر ریویوز, رپورٹس, یہ ساری چیزیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پروفائل بلڈ ہو جاتی ہے. تو یہ سارے فوائد ہیں آپ کے پروفیسر بیس اسکالرشپ کی, خاص طور پہ کوریا میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کام زیادہ لیتے ہیں تو وہ انسان کا جو ہے نا اسٹیمنا بن جاتا ہے. مطلب ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو شاید ڈیلی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بھی کام کر لیتے تو ہم کہتے تھے بہت زیادہ کام کر لیے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیس پہ آپ کو کم سے کم 8-9 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹیمنا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو کل کو جب آپ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو آپ ہر انوائرمنٹ میں چل پاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے اس کے ایڈوانٹیجز بتا دیے. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں نے آپ کو اس کے جو کہتے ہیں نا انکم کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے میکسیمم جو پروفیسر بیس اسکالرشپ پہ ہے وہ تقریباً آپ کو مل جاتے ہیں تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے تک بھی دے جاتے ہیں. اور کم سے کم جو تنخواہ ہے پی ایچ ڈی کی وہ 2 لاکھ ہے. اور اگر ماسٹر کی بات کی جائے تو ماسٹر کے لیے تقریباً منیمم جو تنخواہ ہے وہ 1,10,000 ہے, اور زیادہ سے زیادہ 2-2.5 لاکھ تک بھی جاتی ہے. لیکن یہ چینج ہو رہتی ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اور پروفیسر ٹو پروفیسر. اور اس کے کچھ ویک پوائنٹس بھی ہیں, اور اس اسکالرشپ میں کچھ آپ کے پاس کمپلیکیشن بھی آ رہی ہوتی ہے. مطلب ڈرا بیکس تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر بھی آپ ایک لحاظ سے باقی اسکالرشپس کے لحاظ سے آپ کے پاس یہ تھوڑے سے کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں اسٹرگل بڑی کرنی ہوتی ہے. مطلب یہ کہ آپ نے ایک پروفیسر کو سرچ کرنا ہے اور اس کی پروفائل کے حساب سے آپ نے ای میل کرنی ہے, تو اس میں ٹائم ٹیکنگ بھی بڑا ہے اور ساتھ میں آپ کی محنت بھی زیادہ ہے, کیونکہ ہر میل کے لیے آپ نے مختلف چیزیں تیار کرنی ہیں اور پھر آپ نے پروفیسر کو ای میل کرنا ہے. تو میتھڈ بڑا لینتھی ہے, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو 200 300 ای میلز بھی کرتے ہیں اور آپ کو پروفیسر رسپانس نہیں دے دیتے ہیں. لیکن یہ تو ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے. میں نے خود تقریباً 100 یا 110 یونیورسٹیز جو کوریا کی تھیں وہ سرچ آؤٹ کی تھی, اس کے بعد مجھے رسپانس ملا تھا. لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ دوست ہمارے ابھی بھی آئے ہیں کوریا میں, ان کو 1 یا 2 ای میل پہ بھی رسپانس مل چکا ہوتا ہے. تو یہ تو قسمت کی بات ہے, لیکن یہ چیز ہے. اور سیکنڈ جو ہے کہ جب آپ پروفیسر بیس اسکالرشپ پہ آتے ہیں تھوڑی سی اسٹرکٹنیس زیادہ ہوتی ہے, لیکن ویسے یہی اسٹرکٹنیس آپ کو آگے بہتر بناتی ہے. لیکن پھر بھی یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یار بڑی سخت تھوڑی سی اسٹرکٹنیس ہے. تو یہی میرے خیال میں 1 یا 2 جو ڈرا بیک ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. باقی بھی چیزیں ہوں گی لیکن وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. اور جو دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ سینئرز ہو گئے جو ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں یا جنہیں اس فیلڈ میں بڑا ایکسپیرینس ہے, وہ لازمی کمنٹ کریں, کیونکہ شاید یا لازمی بات ہے ہم غلطی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی بتائے گا نہیں کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم دوستوں تک بھی ویسے ہی پیغام پہنچاتے رہیں گے. تو انسان سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو جو دوست احباب اگر دیکھ رہے ہیں اور جو میرا ایک پوائنٹ مس ہوا نظر آ رہا ہے انہیں, تو وہ بھی بتا سکتے ہیں, اور جو نئے دوست ہیں وہ بھی اپنے کویشچن وغیرہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہیں وہ میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا ڈیٹیل میں, ای میل کے بارے میں, سی وی کے بارے میں, پروفیسر کے سوالات کے بارے میں, کون کون سی اسکالرشپس ہیں کوریا میں, سب چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا. تو چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی نیکسٹ ٹائم ایک نئے اسکالرشپ کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے. اللہ حافظ.